वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो इन्फ्रेंस की ये क्लास नंबर 2 है और पिछली क्लास में हमने जाना कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता क्या है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोफेसर आर.ए. फिशर्स ने जो क्राइटेरिया बताए थे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में एस्टीमेटर के कुछ क्राइटेरिया प्रोफेसर आर.ए. फिशर ने बताए थे। तो आज हम उन क्राइटेरिया को देखेंगे क्या होते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग। हमारे पास एक पॉपुलेशन है, हम पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न है कि अगर हम पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो हमारा कॉस्ट यानी पैसा बहुत खर्च होगा, दूसरा टाइम ज़्यादा लगेगा और मैन फोर्स यानी हमको काम करने वाले आदमी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए हम पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ से रैंडमली सेलेक्ट किए हुए एक सैंपल की स्टडी करते हैं और इस सैंपल के आधार पर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। सैंपल की जिन वैल्यूज़ को हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को निकालने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और यही स्टैटिस्टिक्स जब एस्टिमेशन के लिए यूज की जाए तो इसका नाम पड़ जाता है एस्टीमेटर। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। हम सैंपल की वैल्यूज़ की मदद से पॉपुलेशन की वैल्यूज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं। आज की क्लास में हम इस एस्टीमेटर की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करने वाले हैं। एस्टीमेटर की 4 प्रॉपर्टी जो बताई गई उनमें से पहली प्रॉपर्टी है अनबायस्डनेस। तो हम आज जानेंगे ये अनबायस्डनेस होती क्या है और इस अनबायस्डनेस का क्या रोल है, कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारी चीज़ें। अनबायस्डनेस को पढ़ने के पहले हम जानेंगे एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर नंबर 1 सेम 1 का है प्रोबेबिलिटी, उस पेपर में आपको रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन, इसका वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, इनके सब के बारे में फार्मूले और थोड़े से क्वेश्चंस करवाए गए, जिनमें से जो पहला वाला है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अगर हम एक्सपेक्टेशन एक्स की डेफिनीशन लिखें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए तो इसकी डेफिनीशन होती है समेशन ओवर एक्स इंटू पी एक्स, जहाँ पर एक्स ये वाली वैल्यू है जिसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, पी एक्स हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आपको ये सारी चीज़ें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप इनको पूछ सकते हैं कि क्या है। तो आपको क्लियर है मुकुल कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? ठीक है। अगर केस हमारा डिस्क्रीट है तो इस फार्मूले से हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, और अगर केस हमारा कंटिन्यूअस है तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन ओवर एक्स, यानी जो भी एक्स की रेंज होगी एक्स एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर ये एफ एक्स हमारा क्या है, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो पीएमएफ और पीडीएफ में बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी के फंक्शन है, लेकिन ये वाला है डिस्क्रीट केस के लिए और ये वाला है कंटिन्यूअस केस के लिए। एक्सपेक्टेशन की हमने आपको एक डेफिनेशन और बताई थी जब हम आपको एक्सपेक्टेशन करवा रहे थे, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी इस x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है हम सबका सम करेंगे, लेकिन सम करने के पहले मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। अगर आप इस वाली डेफिनेशन को देखो तो ये डेफिनेशन और ये लाइन बिल्कुल सेम है। सबसे पहले सम, तो सम किया गया है, ऑल मतलब एक्स पर जो भी एक्स की वैल्यूज़ हों पॉसिबल। इसके बाद करना क्या है,
ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी इस एक्स को सम करना है इसकी हर पॉसिबल वैल्यूज पर, इसकी पी एक्स से मल्टीप्लाई करते हुए, मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। तो एक्सपेक्टेशन की यह डेफिनेशन अनबायसनेस को समझने में हमारी मदद करेगी। चलिए अब हम आते हैं अनबायसनेस पे कि अनबायसनेस होती क्या है। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है टी, जो कि सैंपल का एक फंक्शन है, और हमारे पास एक पैरामीटर है थीटा, जो कि पॉपुलेशन का एक कांस्टेंट है या फिर पैरामीटर है। अब हम अगर ये कहें कि ये टी इस थीटा को निकालने के लिए अनबायस्ड है, तो कब हम कहेंगे इस टी को थीटा के लिए अनबायस्ड? जब इस टी की एक्सपेक्टेशन लें और थीटा के बराबर आ जाए। तो अनबायसनेस की बस इतनी सी डेफिनेशन है कि किसी भी सैंपल के फंक्शन स्टैटिस्टिक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आती है तो हम कहते हैं कि ये टी इस थीटा के लिए अनबायस्ड है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, टी इज़ सेट टू बी अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। अब अगर मान लो ये एक्सपेक्टेशन टी इसके बराबर नहीं होता, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम इन्हीं पर बेस जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो ये आपको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। अब माने अगर हम ये कि ये एक्सपेक्टेशन टी थीटा के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो ग्रेटर की या तो लेस की। जब हमको सिर्फ ये दिया जाए कि एक्सपेक्टेशन टी थीटा के बराबर नहीं आया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि टी इज़ बायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा, यानी टी इस थीटा का बायस्ड एस्टिमेटर है, ना कि अनबायस्ड। जब हमने आपको अनबायस्ड बताया तो हम अनबायस्ड की ज़रा हिंदी भी जान लेते हैं। अनबायस्ड की हिंदी होती है दोष रहित। अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्या है दोष रहित का मतलब? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 कॉइन ले लेते हैं, और इन 3 कॉइन में अगर हम ये देखें, 3 की जगह हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमको बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 2 कॉइन लेते हैं, और अगर हम ये कहें कि 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तो ऑन एवरेज कितने हेड आने चाहिए? ऑन एवरेज कितने हेड आने चाहिए बताइए? 2 कॉइन में औसतन कितने हेड आने चाहिए? मुकुल, ऑन एवरेज कितने हेड आने चाहिए अगर हमारे पास कॉइन है 2 तो? सर ऑन एवरेज 2 आने चाहिए। 2 में अगर दोनों आ गए तो फिर एवरेज कहाँ हुआ? फिर तो टेल तो आया ही नहीं। और अगर दोनों सिक्कों पर हेड आ गए तो सिक्के में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं हो गई? अगर मैं कहूँ तुमको मैं 2 सेब दे रहा हूँ और 2 लोग हो, तो औसतन कितने कितने सेब मिलने चाहिए दोनों लोगों को? एक एक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर 4 सेब हो तो औसतन कितने कितने मिलने चाहिए? तो यहाँ पर कॉइन 2 हैं और लोग भी 2 हैं। कौन कौन से 2 लोग हैं? हेड और टेल। तो 2 बार अगर हम टॉस करेंगे तो एक बार क्या आएगा? हेड, और एक बार टेल आना चाहिए, तभी तो ये बराबरी पर रहेंगे। तो ऑन एवरेज 2 कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो कम से कम एक हेड आएगा ऑन एवरेज। 2 भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, लेकिन एवरेज क्या रहेगा? जब एक पर हेड आ जाए और एक पर टेल आ जाए। ओके, अब अगर हम इस 2 कॉइन में हेड के आने का एक्सपेक्टेशन निकालें तो ज़रा देखो वो कितना आता है। ये ऑन एवरेज 1 जो हमने बोला, ये अपने समझ से बोला, जनरल कॉन्सेप्ट से बोला, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन भी यही देता है? चेक करते हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमने निकाला
तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख देते हैं, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखें तो 0 हेड की 1/4 होती है, 1 हेड की 1/2 और 2 की भी 1/4। अब अगला काम क्या हम करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है x इंटू पी एक्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशन x का मतलब क्या होगा, समेसन x x इंटू पी एक्स। मल्टीप्लाई करने पर ये 0 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। फिर अगर हम इनको जोड़ लें तो 1 आ गया। तो आपने नंबर ऑफ हेड की जब एक्सपेक्टेशन निकाली तो कितनी आई, 1 आई, है ना। यानी ऑन एवरेज जितने कॉइन हम टॉस कर रहे हैं उनमें से आधे पर अगर हेड आए तो हम कहेंगे हमारा कॉइन कैसा है, अनबायस्ड, यानी उसमें कोई दोष नहीं है। अगर हम कॉइन को 10 टाइम टॉस करेंगे तो आपने बाइनोमियल का फार्मूला पढ़ा है, बाइनोमियल में नंबर ऑफ हेड के लिए मीन का ये फार्मूला होता है, p की वैल्यू है 1/2 क्योंकि हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, और n की है 10। तो जैसे ही हम 10 इंटू 1/2 करेंगे रिजल्ट में आएगा 5। तो क्वाइन 10 थे तो हेड कितने आए, ऑन एवरेज 5। तो अगर किसी क्वाइन में ऐसा हो जाए कि हेड ज़्यादा आने लगे, टेल कम आने लगे, या फिर रिवर्स हो जाए, हेड कम आए और टेल ज़्यादा आने लगे, तो हम क्वाइन को क्या कहेंगे, बायस्ड। बायस्ड मीन्स इसमें दोष आ गया। क्या दोष आया, ये हेड की तरफ या तो ज़्यादा प्रोन है या फिर टेल की तरफ, यानी या तो इसमें हेड ज़्यादा आ रहे हैं या तो टेल ज़्यादा आ रहे हैं। आपने शोले मूवी में क्वाइन वाला सीन तो देखा होगा जिसके दोनों तरफ एक ही सिंबल बना होता है, याद है आपको। तो हम अगर इस क्वाइन को कहें कि ये बायस्ड है या अनबायस्ड, तो बताओ ये क्वाइन कैसा है, बायस्ड है। यानी इसमें दूसरा फेस तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही आदमी जीतेगा जो इस पर बने हुए सिंबल को कॉल करेगा, ठीक है। तो अनबायस्ड का मतलब आप क्या समझें, जब हम उसकी एवरेज लें तो जितने भी फेजेस हैं वो सब पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। यानी 2 फेजेस हैं तो आधे हेड होने चाहिए और आधे टेल होने चाहिए ऑन एवरेज। तो इसी एवरेज को निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन t इज इक्वल टू थीटा। यानी अगर एवरेज निकालने पर पैरामीटर के बराबर आया तो हम कहेंगे t इज अनबायस्ड फॉर पैरामीटर थीटा, और अगर बराबर नहीं आया तो कहेंगे t इज बायस्ड। ओके। अब जब हमारा स्टैटिस्टिक्स t बायस्ड हो गया तो इसकी 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है क्या, कि ये एक्सपेक्टेशन t थीटा से बड़ा हो जाए। बराबर नहीं है तो 2 सिचुएशन बन सकती हैं, एक बड़ा होने की और दूसरा छोटा होने की। तो जब एक्सपेक्टेशन t थीटा से बड़ा होता है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिवली बायस्ड, यानी बराबर होता तो अनबायस्ड, बराबर नहीं तो बायस्ड, लेकिन बड़ा होने पर पॉजिटिवली और छोटा होने पर निगेटिवली बायस्ड। एक सिचुएशन और है, वो क्या है, अगर एक्सपेक्टेशन t थीटा के बराबर आता तो हम कहते अनबायस्ड। अब अगर बराबर नहीं आया तो हम इसको क्या कह रहे हैं, बायस्ड। तो हम अगर उस क्वांटिटी को निकाल लें जिसकी वजह से ये बराबर नहीं आया तो हम उस क्वांटिटी को नाम दे सकते हैं बायसनेस ऑफ t। वो क्वांटिटी होगी क्या, अगर हम t को इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो आएगा नॉट इक्वल टू 0। यानी इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आया। इनका डिफरेंस 0 कब आएगा, जब ये दोनों एक जैसे होंगे यानी बराबर होंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो ये 0 नहीं आएगा। यानी दिस इज़ द क्वांटिटी विच डिटरमाइन द बायसनेस ऑफ t। यही वो एक्सपेक्टेशन t माइनस थीटा वो वैल्यू है जो बायसनेस को बताती है, क्योंकि अगर ये होती ना तो बायसनेस ना होती। ना होने का मतलब ये दोनों बराबर हो गए और वैल्यू 0 होगी, बायसनेस ख़त्म। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो इनका डिफरेंस कुछ आएगा और उसी को हम नाम क्या देते हैं, बायस ऑफ t। यानी ये t की क्या हो गई, बायसनेस। क्या फार्मूला इसका है, एक्सपेक्टेशन t माइनस थीटा। तो जब अनबायस नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू लगेगा। नॉट इक्वल टू का मतलब थीटा को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमको एक क्वांटिटी मिलेगी, और यही क्वांटिटी को हम नाम क्या देंगे, बायस ऑफ t। समझ गए।
क्लियर मुकुल? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा एक्सपेक्टेशन टी थीटा के बराबर तो अनबायस्ड, अगर ये बराबर नहीं तो फिर बायस्ड, और अगर ये बायस्ड है तो इसका डिफरेंस हमको क्या देता है? बायस ऑफ टी की वैल्यू। अगर ये वाला डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिवली बायस्ड, अगर लेस देन जीरो है तो निगेटिवली बायस्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक तरह की अनबायसनेस और है जो आपके सिलेबस में है, वो है एसिम्प्टोटिकली बायस्ड। एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड ये क्या होता है? जब कभी भी किसी एक्सपेक्टेशन, स्टैटिस्टिक्स की एक्सपेक्टेशन लेंगे और ये डायरेक्टली थीटा के बराबर ना आ रही हो, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई कि हमारी स्टैटिस्टिक्स में अगर n साइज हैं और हम n को लार्ज कर देंगे और ये थीटा के बराबर आ जाए, तो ऐसा होते ही हम अपने स्टैटिस्टिक्स को क्या कहेंगे? अनबायस्ड, लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे? एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड। ओके, चलो हम तुम्हें एक एग्जांपल बताते हैं। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है एस स्क्वायर, और ये सिग्मा स्क्वायर के लिए हम बायस या अनबायस प्रूफ करना चाहते हैं। लेकिन इस एस स्क्वायर की वैल्यू हमको दी हुई है। अगर हम ये लिखें, मान लो ये हमको गिवन है, अभी हम इसको कैलकुलेट आपको करवाएंगे, बट अभी मान लो कि ये गिवन है, यानी एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड है। अब हम चेक करना चाहते हैं n-1 अपॉन एन एस स्क्वायर, यानी हमारी t की वैल्यू अब की बार ये हो गई। क्या ये t जो कि अब नया बनाया गया है सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड होगा? तो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या सिग्मा स्क्वायर के बराबर मिलेगा? सारे कांस्टेंट तो बाहर हो गए, ये बचेगा एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की वैल्यू आई n-1 अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर। जैसे ही इस सिचुएशन में हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करवाएंगे, देखिए क्या होने वाला है। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 बनेगा, ये 1 अपॉन एन बनेगा, और साथ में सिग्मा स्क्वायर। जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर। यानी ये नॉर्मल कंडीशन में अनबायस्ड नहीं था, लेकिन कैसा अनबायस्ड हो गया? ये एसिम्प्टोटिकली। सबको क्लियर? एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं नोट्स में, आपको कॉपी पेन है नोट करना है, और हम कुछ सवालों की तरफ मूव करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना है वो ये है कि एनी सैंपल वैल्यू any sample values asymptotically of any sample values from population, है ना? is unbiased for
पॉपुलेशन मीन। तो ये प्रूफ हम करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन सपोज कर लेते हैं। हमारी पॉपुलेशन में वैल्यूज़ हैं हमारे पास x1 x2 डॉट डॉट xn। यहाँ से हमने स्मॉल एन साइज़ का एक सैंपल ले लिया, x1 x2 डॉट डॉट स्मॉल xn। ओके, जब ये n साइज़ का सैंपल हमने ले लिया तो यहाँ की कोई भी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू के लिए हम एक सिंबल डिनोट कर रहे हैं xi, जहाँ पर लिखना है i इज़ एनीथिंग। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेकर पॉपुलेशन के साइज n तक कुछ भी। वैसे ये सैंपल की है तो सैंपल को हम स्मॉल n तक लिखेंगे, ठीक है। तो xi मीन्स ith वैल्यू ऑफ दिस सैंपल एंड i की वैल्यू 1 to n रन कराओगे तो यहाँ से x1 x2 x3 सब आपको दिख जाएगा। ओके, अब हम प्रूफ क्या करने वाले हैं कि ये xi पॉपुलेशन के मीन के लिए अनबायस्ड है। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के पहले हम पॉपुलेशन के मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन के मीन का फॉर्मूला क्या है? सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो और जितने हैं उनसे डिवाइड करो। तो हमारी पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन से डिवाइड हुआ है और सारी वैल्यूज़ 1 to कैपिटल एन ऐड की गई हैं। ये है पॉपुलेशन के मीन का फार्मूला। अब वापस पे आते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ xi पे। तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग xi की पॉसिबल वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे ख़त्म होंगी? बताओ। दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक तो कैपिटल एन साइज़ का पॉपुलेशन है और एक स्मॉल एन साइज़ की सैंपल है। तो अगर हम xi की पॉसिबल वैल्यूज़ देखें तो कहाँ पे हैं पॉसिबल वैल्यूज़? xn में n कौन सा वाला, स्मॉल वाला या कैपिटल वाला, यानी ये वाला या फिर हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। यानी अगर हम i की पॉसिबल वैल्यूज़ देखें तो सैंपल का ith वैल्यू है तो स्मॉल n। लेकिन ये बताओ सैंपल कहाँ से लिया गया है? तो अब बताओ इसकी कोई भी वैल्यू की पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी? ये सैंपल इसी पॉपुलेशन से तो लिया गया है, तो सैंपल की पॉसिबल वैल्यूज़ 1 to स्मॉल एन नहीं होंगी बल्कि 1 to कैपिटल एन होंगी। क्यों? क्योंकि सैंपल बड़ी पॉपुलेशन से लिया गया है। ओके, तो अगर हम एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन अप्लाई करें जो कि क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n। क्योंकि कैपिटल N अगर इसमें यूनिट्स हैं तो यहाँ से किसी एक को जब हम बाहर सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/n। ये बात क्लियर कि नहीं सबको? मुकुल, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी यूनिट हमने यहाँ पे लिख दिया, एनी यूनिट इज इक्वल टू 1/n। तो अब अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ xi निकालेंगे तो इसकी पहली पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी, x1 पॉपुलेशन की पहली वैल्यू, दूसरी पॉसिबल वैल्यूज x2 होगी, तीसरी x3, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे लास्ट तक 1/N। जब हम इसको सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/n कॉमन और ब्रैकेट में समेशन i गोइंग फ्रॉम कैपिटल N xi, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपिटल N रहेगा। ठीक है, अब देखो ये किसका फार्मूला बना, ये पूरा का पूरा किसका फार्मूला बना, पॉपुलेशन के मीन का। तो सिंगल वैल्यू की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होती है। तो अनबायसनेस का ये जो पहला क्वेश्चन है ये यूज नहीं किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अगर ये नहीं यूज किया जाता है तो अब की बार हम
सैंपल की किसी सिंगल वैल्यू को लेकर पॉपुलेशन को एस्टीमेट नहीं करेंगे, बल्कि सैंपल में आई हुई लगभग सभी वैल्यूज़ का यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला एस्टीमेटर जो हमारा बनने जा रहा है वो क्या है? सैंपल मीन। सैंपल मीन की अगर हम एक्सपेक्टेशन लें तो ये किसके बराबर आएगी, ये किसके लिए अनबायस्ड है? तो लाइन क्या होती है? सैंपल मीन इज ऑलवेज अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? अगर सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के लिए अनबायस्ड है तो हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? स्मॉल एक्स बार की वैल्यू पुट करके उस पर एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर देंगे। और ये बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि 1/n कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन के बाहर गया। समेसन पर अगर एक्सपेक्टेशन लगा होता है तो ऑटोमेटिक वो कहाँ चला जाता है? बाहर। समेसन बाहर हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई लग गया। और इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू कितनी है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अभी अभी तो निकाला ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? कैपिटल एक्स बार। ये क्या है? ये इसी की तो कैलकुलेशन है। नहीं, ये समझ में आया क्या? तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू जितनी भी वैल्यूज़ हों। यहाँ पर स्मॉल n था यानी सैंपल का मीन था, तो स्मॉल n तक जाना है। ठीक है, और बाद में जो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी? ये पॉपुलेशन मीन के लिए अनबायस्ड है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया? पॉपुलेशन मीन। डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब जब हमने देखा कि सैंपल की कोई सिंगल वैल्यू भी पॉपुलेशन के लिए अनबायस्ड है और सैंपल का मीन भी पॉपुलेशन के लिए अनबायस्ड है, तो दोनों में बेहतर कौन होगा? तो आपको ये बात पता है कि जब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि सैंपल मीन जो होता है वो सबसे अच्छा एस्टिमेटर होता है। क्यों? क्योंकि यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करता है। क्या थी यूल्स की प्रॉपर्टीज़? द एवरेज शुड बी बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी सैंपल का जो मीन है वो लगभग सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होना चाहिए। तो अगर हम अपने सैंपल मीन की बात करें तो इसमें क्या होता है? सारी वैल्यूज आके जुड़ जाती हैं और उसके बाद n से डिवाइड कर देते हैं। बल्कि ये सैंपल मीन की डेफिनेशन है ना। तो सैंपल मीन में अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू को हम किसी को भी xi मान सकते हैं। तो चूँकि यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम सिंगल वैल्यू को एज ए एस्टीमेटर ना लेके किसको एस्टीमेटर लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? उसको जो सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर है। ठीक है, तो मीन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एस्टीमेटर, अनबायस्ड एस्टीमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। क्लियर? चलो, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने अनबायसनेस का स्टार्टअप करवाया है। आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है कि जब हम अनबायसनेस के क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पेपर जो आपने लास्ट सेम में पढ़ा, इसके नोट्स को ओपन करके रिवाइज करना है। जितने भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े सबका आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PDF और इनकी जो कैलकुलेशन करवाई गई थी, जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये सब कुछ नोट कर लो, याद कर लो। इसलिए क्योंकि जब हम अब अनबायसनेस के क्वेश्चन लगवाएंगे तो वो हमारे इन्हीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होंगे। तो इसलिए ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन को रिवाइज करते हुए उसको एक चार्ट बनाकर चार्ट की मदद से सारी चीज़ें याद करिए। अगली क्लास में हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे, जैसे कि सैंपल मीन का हमने निकाल दिया। अब अगली क्लास में हम सैंपल वेरिएंस के अनबायस एस्टिमेटर पर बात करेंगे। तो अभी ट्रायल चल रहा है, इसलिए
क्लासेस में थोड़ा धीमी स्पीड में चला रहा हूँ। जब 4-5 क्लासेस ट्रायल की हो जाएंगी फिर आपका सिलेबस थोड़ा सा स्पीड में चलेगा। और जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी। आपको प्ले स्टोर पर उसे पहचानने में ये सिंबल मदद करेगा जो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल का लोगो भी है। तो आपने हम लोग ये लोगो, ये जो यहाँ पर लोगो है, यही लोगो से आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगा स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हुए एप्लीकेशन में आपको इन्फ्रेंस का कोर्स दिखेगा। जब आप कोर्स को परचेज़ करेंगे तो ये सारी पीडीएफ जो हम यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी वहाँ पर ओपन हो जाएंगी और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। प्लस ये लेक्चर जो हम डिलीवर कर रहे हैं इसका रिकॉर्डेड भी आपको उस ऐप पर मिलेगा। और जिनकी क्लासेस छूटी हैं या बीच में कभी किसी काम पड़ने के कारण क्लासेस छूटेंगी तो वो भी आपको रिकॉर्ड होकर मिलेंगी। तो जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।